इंटरव्यू भी देते हैं, सिलेक्शन भी होता है, ज्वाइन भी करते हैं, लेकिन नौकरी के लिए गांव में नहीं जाना चाहते। मैंने बहुत बार कहा, मैंने कहा कि टेली कंसल्टेशन सुविधा प्रारंभ, यह अपने आप में बहुत बड़ा कार्य हो सकता है। अगर वर्चुअली कोचिंग क्लासेस चल सकती हैं तो टेली कंसल्टेशन के माध्यम से भी हम ये सुविधा मेडिकल के फील्ड में भी दे सकते हैं और बहुत अच्छा दे सकते हैं, बहुत अच्छा दे सकते हैं। उसका मैं एक एग्जाम्पल आपको देता हूं। कोरोना काल में जब कोविड-19 की महामारी आई थी, कोविड-19 की महामारी के दौरान प्रधानमंत्री जी का आया कि भाई हर जिले में आईसीयू के बेड्स होने चाहिए। देखिए, फर्स्ट फेज में उन्होंने बताया, बहुत दूरदर्शिता के उन्होंने इस बारे में कहा, उन्होंने कहा हर जिले में होने चाहिए। दूसरा, उन्होंने मुझसे कहा कि कोविड टेस्ट की लैब्स आप बढ़ाइए। मैं कहता हूं कि जब कोविड की जांच प्रारंभ हुई तो हमारे पास कोविड जांच के लिए केवल 100 टेस्ट हम करने की सामर्थ्य थी एजीएम में। मैंने जब अपने अपर मुख्य सचिव से कहा तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी से कहा, उस समय हम लगे थे, मैंने कहा 100 बहुत कम है, इसको बढ़ा करके 1000 कर दिया। उन्होंने कहा कोई आवश्यकता नहीं है। हमने कहा इसका संक्रमण जिस तेजी के साथ हो रहा है, कैसी बात कर रहे हैं, आप कर दीजिए। पैसा आपको अपने पास से नहीं देना, पैसा हम दे रहे हैं, सरकार पैसा दे रही है, आप इसको 1000 करिए। खैर, उनके मना कर उन्होंने पहले ना में जवाब दिया, लेकिन बाद में उन्होंने तैयारी की और 1000 टेस्ट की क्षमता उन्होंने विकसित की। जैसे उन्होंने मुझे रिपोर्ट किया कि 1000 की हमारी लैब्स तैयार हो गई हैं, मैंने कहा इसको 10,000 कर दीजिए। उन्होंने कहा सब कोई आवश्यकता नहीं। मैंने कहा करिए ना, मैं बोलूंगा। उन्होंने 10,000 की तो मैंने उसी दिन कहा, मैंने उसको 1 लाख तक पहुंचा दिया। अरे आप क्या बोल, मैंने कहा मैंने आपसे कहा था आप 100 पे आप संतुष्ट थे, मैंने कहा था 1000 करिए। मैंने कहा 1000 की आवश्यकता है। मैंने 10,000 का 10,000 टेस्ट हो रहे हैं और सब जगह जा रहे टेस्ट। मैंने कहा 1 लाख करिए, ये समय आने वाला है। और आप आश्चर्य करेंगे कि मैंने उसको बढ़ा करके 5 लाख टेस्ट प्रतिदिन करने की और जिले में समय से अगर हम कदम नहीं उठाते, क्या कोविड महामारी में बेहतरीन प्रबंधन दे पाते? नहीं दे पाते। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहले चरण में कहा था कि हर जिले में आईसीयू के 10-10 बेड बनाए जाए। मैंने जांच की तो 36 जनपद हमारे ऐसे थे जिनमें एक भी बेड नहीं था, एक भी बेड नहीं था। तो नौकरशाही से जैसे जवाब आता, उन्होंने कहा साहब इसकी आवश्यकता क्या है? हमने कहा भी देखो, तो सोच समझ करके प्रधानमंत्री जी ने कहा होगा आप इसकी तैयारी करिए। उन्होंने कहा इतना मैन पावर कहां से लाएंगे? मैंने कहा एनेस्थेटिक तो हर जिले में 1-2 तो होंगे, उनको बुलाओ और पहले हम उनको SCPGI, उत्तर प्रदेश का सबसे अच्छा चिकित्सा संस्थान है, मैंने कहा SCPGI में हम उनको एक मास्टर ट्रेनर बनाएंगे। मैंने 10 दिन की ट्रेनिंग उनकी बनवा दी, हर जिले से बुलवा देंगे। और फिर SCPGI, KGMU और RML, इन 3 संस्थान जो लखनऊ में है, इन तीनों संस्थानों से मैंने कहा कि काम करो, शाम को 5 बजे से 6 बजे के बीच प्रतिदिन अलग अलग जनपद मैंने उनको आवंटित किए और उनको कहा कि भाई आपको वर्चुअल आईसीयू के रूप में उनको गाइड करना, और उन जनपदों में अगर कोई समस्या होगी तो आपको फिजिकली वहां पहुंचना है। आपको जो चाहिए, आपको स्टेट प्लेन चाहिए, स्टेट प्लेन मिलेगा, आपको हेलीकॉप्टर की सुविधा चाहिए, हेलीकॉप्टर मिलेगा, जो चाहिए आपको मैं सुविधा दूंगा, लेकिन वहां फिजिकली भी जाना पड़ेगा। और आश्चर्य करेंगे कि हम लोगों ने वर्चुअल आईसीयू कोविड-19 के दौरान प्रदेश के सभी 75 जनपदों में संचालित किए, सभी 75 जनपदों। और मेरा मानना है कि आप मेडिकल के फील्ड में टेली कंसल्टेशन हम दूर दराज के गांव में बेहतरीन तरीके से नहीं दे सकते?
दे सकते हैं। अब तो उस प्रकार के एटीएम भी आ गए, वे भी सुविधा दे रहे हैं, हम उस फील्ड में भी कर सकते हैं, कार्य कर सकते हैं। तो जीवन के अलग अलग क्षेत्र में हम इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ा सकते हैं। उत्तर प्रदेश में एक अन्य कार्य हम लोगों ने किया था, जो मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं, ये भी कोविड-19 के दौरान किया था। वो था बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी का, बीसी सखी। ये कहां से कार्य प्रारंभ होता है? हुआ क्या कि उत्तर प्रदेश पहला राज्य था जिसने उस दौरान कामगार और श्रमिकों को भत्ता देने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया, क्योंकि हमें मालूम था लॉकडाउन होगा। तो लॉकडाउन के दौरान जो प्रतिदिन कमाने वाले लोग हैं, इन लोगों को सबसे अधिक कठिनाई होगी। ये लोग प्रतिदिन कमा सके, यह संभव नहीं है। और उसी दौरान आपने देखा होगा दिल्ली से कितने बड़े पैमाने पे और अन्य महानगरों से कितने बड़े पैमाने पर लोगों ने पलायन किया। जब पलायन की बहुत बड़ी संख्या होने लग गई और वह पलायन उत्तर प्रदेश की तरफ था, मेरे पास उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के पास 14,000 बसेज का बेड़ा था। तो मैंने सभी से कहा कि भाई आप लोग तैयार हो जाइए। इन्होंने कहा क्या करना है? मैंने कहा भाई आप मास्क लीजिए, सैनिटाइजर लीजिए, आपको और भी कुछ चाहिए तो आप बताइए, आपको जितनी मजदूरी चाहिए, जितना आपको पैसा चाहिए ये भी बताइए, लेकिन आपको इन लोगों को उठा करके हर जनपद में लेके जाना है। और मैंने गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मेरठ, हापुड़, इन जनपदों में अलग अलग सेंटर बना करके इन लोगों से कहा कि भाई आप लोग अलग अलग जनपद के लोगों को उन जनपदों तक पहुंचाने के लिए वाहनों का उपयोग करो। जो आता है उसको खाने के लिए भोजन मिले, पीने के लिए पानी मिले, और वाहन से उनको उन जनपदों तक पहुंचाना है। और प्रत्येक जनपद में हमने क्वारंटीन सेंटर बनाया। जब मैं इस कार्य को कर रहा था तो मुझे तमाम हमारे मुख्यमंत्री का मुझे कहते थे ये सब क्या करना है, ये सब बवाल अपने सिर में क्यों ले लिया आपने? मैंने कहा बवाल नहीं है, मेरी जिम्मेदारी है। उस बेचारी की नियत है क्या, हम उसको सड़क पे मरते हुए नहीं छोड़ेंगे, अंतिम दम तक लड़ेंगे और उसके घर तक पहुंचाएंगे। प्रधानमंत्री जी ने अप्रिशिएट किया कि नहीं आप उठाइए, कोई बात नहीं। ये लॉकडाउन लोगों के लिए है, लोगों को बचाने के लिए है, और ये भी उनको बचाने का एक अभियान है। इनको सुरक्षित पहुंचाने में जो योगदान कर हो सकता है आप करिए, कोई दिक्कत नहीं। आपने देखा होगा बहुत सारे राज्यों ने मना कर दिया, लेकिन मैं उस दौरान 40 लाख यूपी के कामगार और श्रमिकों को तो उठाया ही था। बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, असम, उड़ीसा, यहां के भी जितने लोग आए थे सबको मैं ही उत्तर प्रदेश में उनको रखा था। लगभग 1 करोड़ से अधिक लोगों को उत्तर प्रदेश में अलग अलग जनपदों में, और लोग कैसे याद करते, जब लॉकडाउन के बाद मैंने हर जिला प्रशासन से कहा था कि जब उत्तर प्रदेश का जो व्यक्ति होगा वह अपने घर को जाएगा, क्योंकि हम उस समय 1-1 महीने का क्वारंटीन था। तो मैंने कहा क्वारंटीन पीरियड के बाद जब ये अपने घर को जाएगा तो उसको 15 दिन का राशन, केरोसिन और एक भत्ता, कम से कम 2,000 रुपए का भत्ता उसके घर गृहस्थी को चलाने के लिए उसको उपलब्ध करवा देना और उसके घर तक उसको पहुंचाने की व्यवस्था। लेकिन जो यूपी के बाहर के हैं वे राशन लेके नहीं जा पाएंगे, क्योंकि भोजन उनके पास ज्यादा होगा, सामान उनके पास अपना भी है, लेकिन कम से कम भोजन करवा करके 1-1 पैकेट भोजन उनको रास्ते के लिए भी दे देना और पानी की बोतल भी देना। कोविड-19 के तत्काल बाद आपने देखा होगा जब 2020 में अक्टूबर नवंबर में
बिहार विधानसभा के चुनाव में, मैं बिहार विधानसभा के चुनाव में गया था, तो एक सभा को संबोधित करने के लिए मैं गया था। मैं सभा को संबोधित कर रहा हूं, तब तक पीछे से एक लड़का, एक आदमी डिब्बे को लेकर के लहरा करके मुझे कह रहा, योगी जी, योगी जी। तो सुरक्षा वाले उसको रोक रहे थे। सुरक्षा वाले तो रोक रहे थे इस बात को लेकर, पता नहीं ये प्रदर्शन करने के लिए आया है, डिस्टर्बेंस करने के लिए आया है, या हो सकता है कि सुरक्षा में सेल लगाने के लिए आया है। आप आश्चर्य करेंगे कि वो व्यक्ति, जब मैंने सुरक्षा वालों से मैंने कहा आने तो भाई, अकेले व्यक्ति काहे परेशान, फोर्स फिर भी रोक रही थी। मैंने कहा नहीं, उसको नजदीक आने दो, बॉम्बे होगा तो इतना लंबा थोड़ा फेंक देगा आपकी तरफ। मैंने कहा मैं मंच पे हूं, लेकिन जितने नजदीक आ सकता आने दो। आया, उसने कहा योगी जी डिब्बा आपने मुझे दिया। मैंने कहा साहब फलाने जिले में मैं था, और जब गए वहां से तो वहां के प्रशासन ने हमें भोजन का पैकेट दिया था चाहते हुए, और इसी को हमने अपनी सरकार को दिखाया था, देखो योगी जी ने हमें आधे समय में भोजन दिया। तो खिलाया ही खिलाया, लेकिन जब मैं हमें वहां से प्रस्थान किए तब भी तो मंच पे जो लोग थे मुझे देखने लगे। उन्होंने कहा कि आपने सब बिहार के लोगों को खिलाया। मैंने कहा बिहार के लोगों को तो खिलाना हमारा दायित्व है, क्योंकि हमारी माता सीता तो उसी बिहार की रहती है, उनको तो हम लोग खिलाएंगे ही खिलाएंगे। देखिए, गरीब या किसी व्यक्ति के लिए कुछ करेंगे तो भारत की परंपरा है, वह उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता है। और मैं उस युवा को इस बारे में कहूंगा कि वह व्यक्ति, उसके पास शब्द थे जो उस डिब्बे को संभाल करके रखा। अक्सर होता खा करके लोग फेंक देते, फेंका नहीं था, उस खाली डिब्बे को संभाल के रखा। उसने कहा था ये आपने आपके यहां से मुझे मिला था, मैंने इसी में भोजन किया था। आप देखिए 6 महीने के बाद उस व्यक्ति ने संभाल के रखा हुआ था। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि यह कार्य आज के दिन पर हम लोगों को करने की आवश्यकता है। आप जॉब क्रिएटर तो हैं, जो रिपोर्ट यहां पे अभी प्रस्तुत की, जो प्रेजेंटेशन मोहनदास जी ने अपने प्रस्तावना में यहां पर हम सबके सामने प्रस्तुत की है, जो संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश ने पिछले 7-8 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में जो कदम उठाए हैं और जिस दिशा में तेजी के साथ आगे बढ़ा है, मेरा यह मानना है कि $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने की दिशा में हम लोगों के जो कदम हैं वह मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और हमारे एडवाइजर राजू साहब यहां पर मौजूद हैं, ये सभी लोग उसको बहुत नजदीक से देख रहे हैं, और आप सभी का भी इसमें हम लोग एक तो सहयोग लेने के आकांक्षी हैं कि इस दिशा में आपके सहयोग की आवश्यकता है। मेरा यह मानना है 2029 तक हम उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को $1 ट्रिलियन की और वे सभी आधार हम लोगों ने यूपी के अंदर तैयार कर दिए। अब केवल उसमें मजबूती के साथ डबल इंजन की गाड़ी को मजबूती के साथ आगे बढ़ा देना है, और वह आगे बढ़ेगी, कोई कारण नहीं कि ना हो सकता। अब तक के रिजल्ट बहुत अच्छे आए, बहुत अच्छे आए हैं, और जो टारगेट तय किया था अलग अलग पैरामीटर पर, अलग अलग इंडिकेटर के, वह अपने टारगेट को अब तक अचीव किए। आगे भी मेरा यह मानना है कि हम उसको अचीव करने में और भी अच्छे ढंग से सफल होंगे। और अकेले महाकुंभ ही 3.5 लाख करोड़ रुपए की हमें ग्रोथ देगा यूपी की इकोनॉमी। आपको विश्वास कर रहे होंगे कि नहीं कर रहे होंगे? अयोध्या में 20 दिन में 700 करोड़ रुपए चढ़े हैं श्री राम जन्मभूमि। कोई कल्पना कर सकता है?
एक एग्जाम्पल मैं प्रयागराज का आपको दे रहा हूं। नवंबर में हमें एक प्रस्ताव मिला था प्रयागराज में। एक सज्जन ने कहा कि साहब मैं यहाँ 12 ज्योतिर्लिंगों का एक रेप्लिका तैयार करना चाहता हूं, हमें लैंड दे दीजिए। नगर निगम से कहा गया कि मैं देखो विचार करो। 2 शर्तें रखी गई। एक, रेप्लिका तैयार होगी तो प्रधानमंत्री जी जिस पर ध्यान देते हैं कि कोई भी, यानी जितना भी वेस्ट है, ये वेस्ट नहीं, वेस्ट को वेल्थ में बदलने के, तो ये शर्त हुआ कि मैं जितना भी रॉ मटेरियल स्टील का स्क्रैप जितना भी होगा, इससे रेप्लिका तैयार होनी चाहिए, इससे और प्लास्टिक से। सहमत था। दूसरी शर्त यह थी कि भाई भारत के मानचित्र पर, भारत के नक्शे पर, जो भारत का मैप है, इसमें 12 ज्योतिर्लिंग और 6 अन्य महत्वपूर्ण ज्योतिर्लिंग के जो भी कोऑर्डिनेट होंगे उसके हिसाब से ही उन्हें रखना पड़ेगा। उसने दोनों शर्तें स्वीकार की। जनवरी 1 वीक में उसने तैयार किया। 14 करोड़ रुपए उसने इन्वेस्ट किए। जनवरी 1 वीक में उसने तैयार किया। मैं गया, मैंने उसको उद्घाटन किया, मैंने देखा भी। उसने केवल रेप्लिका तैयार की और एक वीडियो, ऑडियो वीडियो के माध्यम से उसने उस ज्योतिर्लिंग के बारे में विस्तार से वहां पर प्रस्तुत किया। हर एक ज्योतिर्लिंग के पास उस ज्योतिर्लिंग के बारे में, महाकाल के बारे में, काशी विश्वनाथ के बारे में, केदारपुरी के बारे में, सब जगह की 5 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी जी आए। संजोग से उसके 2 दिन पहले भी मैं प्रयागराज में था, तो मैंने पूछा वहां पे, मैंने कहा क्या रिजल्ट है उसका शिवालिक पार्क का। उसका नाम शिवालिक पार्क है। 10 जनवरी से 31 जनवरी के बीच 21 दिन में उसका जो प्रॉफिट था वो 200 गुना था। यानी 14 करोड़ तो अपना कमा ही लिया, 14 करोड़ की कमाई नगर निगम को भी दे दी। ये यूपी की पोटेंशियल है और इसी सामर्थ्य के लिए आपको आमंत्रित कर रहा हूं। इस सामर्थ्य में आपका अनुभव, आपका इनोवेशन यूपी को देश की ग्रोथ इंजन के रूप में स्थापित करने में मदद कर सकता है। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने अलग अलग फील्ड में जो देश को एक नई दिशा देने का काम किया, खासतौर पर यूथ को। आपका जो यूनिकॉर्न है अलग अलग फील्ड से जुड़ा हुआ है और लोगों को, और खासतौर पर हमारी यूथ को, उसकी एक नई प्रेरणा है इसके लिए। वह देश के लिए और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि हो सकती है, बहुत बड़ी उपलब्धि हो सकती है। और प्रयास होना चाहिए, ऐसा नहीं कि केवल यूथ ही। देखिए हमारे पास एक कलेगी मिल्क प्रोड्यूसर है बुंदेलखंड। 2019 में 5 महिलाएं आई थी मेरे बुंदेलखंड दौरे के दौरान आई थी मेरे पास। उन्होंने कहा साहब जो है हमें नौकरी दे दीजिए। तो मैंने कहा मैं कौन क्लास तक पढ़ी है? तो किसी ने कहा 5वीं पास है, किसी ने कहा 8वीं पास है। तो मैंने कहा कौन सी नौकरी करना है? खैर हमने एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी से कहा, वहां के एडमिनिस्ट्रेशन से कहा कि भाई इस पे काम करो। तो वहां की कुछ पैसा अगर राज्य सरकार से हम दें और एक मिल्क प्रोड्यूसर का गठन करते हुए ये लोग कार्य प्रारंभ करें, इनकी ट्रेनिंग हो जाए, इस कार्य प्रारंभ करें। ट्रेनिंग कराई गई, उन्होंने कार्य करना प्रारंभ किया। आप आश्चर्य करेंगे कि उनका टर्नओवर इस समय 1500 करोड़ का है। और उनके साथ जुड़ी हैं इस समय 42,000 महिलाएं। और उससे भी अच्छा काम कर रही है आगरा के अंदर ही एक मिल्क प्रोड्यूसर।
साल पहले प्रारंभ किया है, उससे बेहतरीन उसका प्रदर्शन। मैं इसीलिए आपसे कहना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश की अनंत संभावनाओं में जो सामर्थ्य छुपी हुई है, आपका अनुभव उसको आगे बढ़ाने में और ढेर सारे लोगों के जीवन में परिवर्तन करने में सहायक हो सकता है। मुझे यहां पर आज इस यूनिकॉर्न कॉन्क्लेव में आप सबने आमंत्रित किया है। मैं आपको उत्तर प्रदेश के अंदर आपके इस योगदान के लिए आपका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और आपको आमंत्रित करता हूं। आप यूपी के साथ आइए, यूपी हर प्रकार से सहयोग करने के लिए आपके साथ खड़ा। नचकेता जी दोपहर हमारे पूरी टीम का हिस्सा बनने जा रहे हैं। महाकुंभ में व्यस्तता के कारण हमारी पूरी टीम इस समय महाकुंभ के आयोजन के साथ जुटी हुई थी, लेकिन अब उनको हम वहां से थोड़ा सा निकालना है कि नहीं, वहां से हट करके आप राज्य की उसको ध्यान देना शुरू करिए। और मैं चाहूंगा कि इस दिशा में बहुत कुछ यूपी के अंदर हो सकता है। उस सामर्थ्य में आप सबके योगदान की मैं अपेक्षा करता हूं और उसी आकांक्षा के साथ मैं आज यहां पर आया हूं। एक बार फिर से मोहनदास जी आपका भी और आपकी इस पूरी टीम का, जिसमें इन सभी युवाओं ने जो योगदान किया है, जिसमें अमन जी हैं, विदेश जी हैं, आकाश चौधरी जी हैं, श्रीमती मेघना जी हैं, इन सबको मैं जितने भी देश भर से आए थे, फॉर्चून हमारे यूनिकॉर्न है, इन सबका मैं हृदय से स्वागत करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।